अंजू की शादी हुए 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ और इसी बात से उसका पति और सास बहुत परेशान हैं। उसके पति का नाम सतीश है और सास का नाम है बिमला। दोनों मिलकर अंजू को हमेशा टोकते रहते हैं। तुझे इस घर में लाकर तो हम बर्बाद हो गए, अभी तक हमें एक पोता भी नहीं दे पाई। हाँ अंजू, लानत है तुम पर। अंजू ऐसे ही ताना सुनती रहती है। अंजू एक गांव से है। उसके घर में उसके माता पिता और बहन शालिनी रहती है। शालिनी दिखने में बहुत सुंदर है, इसीलिए अंजू की शादी की जब बातचीत हो रही थी तब अंजू की माता ने शालिनी को सबके सामने आने ही नहीं दिया। शालिनी, तू घर के अंदर ही रहना, गलती से भी उन लोगों के सामने मत जाना, नहीं तो तेरी बड़ी बहन की शादी नहीं होगी, समझी? हाँ माँ, मैं समझ गई। इसके बाद सतीश के साथ अंजू की शादी हो जाती है और उसके बाद शालिनी सबके सामने निकलती है और उसी वक्त पहली दफा सतीश शालिनी को देखता है। वो अपने ही मन में कहता है, अरे यार, अंजू के माता पिता ने ये अच्छा नहीं किया, इतनी सुंदर लड़की को छुपा के मेरे साथ इस अंजू की शादी करवा दी। शालिनी कितनी सुंदर है, काश वो मेरी बीवी होती। बिमला भी यही सोचने लगी कि काश शालिनी उसकी बहू होती और तब से दोनों अंजू से बुरा बर्ताव करने लगे और बच्चा ना होने की वजह से आजकल उसे हर वक्त ताने सुनने पड़ते हैं। इसीलिए अंजू हर रोज अपने नसीब को कोसती है। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे आशीर्वाद दीजिए भगवान, ताकि मैं माँ बन सकूं। उधर सतीश अपने मोबाइल पर शालिनी की तस्वीर देख रहा है। अंजू के कमरे के अंदर घुसते ही वो मोबाइल बंद कर देता है और अंजू से कहता है, अंजू, मैं सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके घूम के आते। अंजू इस बात से खुश होती है और वो दोनों चले जाते हैं। अंजू अपने माता पिता से बात करने लगती है और सतीश सीधा शालिनी के पास चला जाता है। अरे शालिनी, कैसी हो? अच्छी हूँ जीजा जी। जीजा जी नहीं, मैंने कितनी बार कहा है, मुझे सतीश कहा करो। नहीं नहीं, आपको आपके नाम से कैसे बुलाऊं? आप मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या? अगर तुम चाहो तो। सतीश बात खत्म नहीं कर पाता है क्योंकि अचानक से वहाँ अंजू चली आती है। क्या बात हो रही है जीजा साली में, जरा मैं भी तो सुनूं। ओए होए, जल रही है मेरी दीदी। जीजू ने मुझसे 2 बातें क्या कर ली, तुम तो तुरंत चली आई। हाँ? ये सुनकर अंजू जोर जोर से हंसती है। हाँ, ये बात तो है, तेरे जीजू इतने हैंडसम जो हैं। वो तो है, लेकिन तुम चिंता मत करो दीदी, मैं तुम्हारे पति को तुमसे छीन नहीं लूंगी। ठीक है, फिर तुम दोनों बात करो, मैं रसोई में जाती हूँ। अंजू रसोई में चली जाती है। शालिनी और सतीश फिर से बातें करने लगते हैं। अंजू और सतीश पूरे 7 दिनों के लिए वहाँ रुकते हैं और इन दिनों में सतीश शालिनी से अच्छे से दोस्ती कर लेता है। अंजू ससुराल लौटती है और पहले की तरह कामकाज में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही एक दिन अंजू घर का काम कर रही होती है, इतने में शालिनी वहाँ पर आ जाती है। अरे शालिनी, तू यहाँ? हाँ दीदी, तेरी याद आ रही थी तो सोचा चली आती हूँ तेरे पास। मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए रहूंगी, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। चल तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। अंजू शालिनी को उसका कमरा दिखा देती है। शालिनी ने अंजू से झूठ बोला है, उसे अंजू की याद नहीं आ रही थी। सतीश के साथ शालिनी की रोज बात होती थी। सतीश ने शालिनी को आने के लिए कहा है। शाम को सतीश काम से लौटता है और शालिनी को देखकर चौंक जाने का नाटक करता है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं है। उसी रात को जब अंजू की नींद टूटती है तब वो देखती है कि सतीश बिस्तर पर नहीं है। अंजू कमरे के अंदर देखती है, लेकिन सतीश कमरे में भी नहीं है। अंजू कमरे से बाहर जाती है और देखती है कि सतीश और शालिनी बालकनी में खड़े हैं। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अंजू को देखकर दोनों चौंक जाते हैं, जैसे कि कोई भूत देख लिया हो। सतीश कहता है, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो इसीलिए मैं बाहर आया और देखा शालिनी यहाँ खड़ी है। पहली बार अंजू को संदेह हुआ। शालिनी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन अंजू ने देखा कि उसकी सास बिमला शालिनी से बहुत अच्छी तरह से पेश आ रही है। अंजू को लगने लगा कि शालिनी इस घर में धीरे धीरे उसकी जगह ले रही है। सतीश काम पर जाने से पहले शालिनी की खोज करने लगा। काम से लौटकर शालिनी के साथ बातें करने लगा। बिमला और शालिनी पूरा दिन कमरे में बैठकर गप्पे लड़ाने लगे और अंजू काम करती रही। अंजू को लगने लगा कि वो इस घर की नौकरानी है, लेकिन फिर भी अंजू ने किसी को कुछ नहीं बोला। बस शालिनी को अपने कमरे में बुलाया और कहा, शालिनी, मुझे लगता है अब तुझे घर लौट जाना चाहिए। क्यों? नहीं, मतलब बहुत दिन हो गए हैं तू यहाँ है, माँ और पापा चिंता कर रहे होंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मम्मी पापा के साथ हर रोज मेरी बात होती है। शालिनी घर लौटने के लिए मना कर देती है। अंजू को बुरा लगता है। उसी रात अंजू की नींद फिर से टूटती है और वो देखती है कि आज फिर से सतीश कमरे में नहीं है। अंजू बालकनी में जाती है, लेकिन वहां पर भी कोई नहीं है।
इतने में शालिनी के कमरे से सतीश की आवाज आती है। अंजू जाकर देखती है कि सतीश और शालिनी बिस्तर पर बैठकर हाथ में हाथ रखकर एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ये देखकर अंजू गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है, ये क्या हो रहा है? छी, तुम लोगों को शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। चिल्लाने की आवाज सुनकर बिमला वहां आ जाती है और अंजू से कहती है, ये दोनों जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तू तो हमें एक बच्चा दे नहीं पाई, इसीलिए मैं इन दोनों की शादी करवाऊंगी। सतीश भी शालिनी के साथ मिलकर अंजू को उल्टा सीधा सुनाता है। अंजू रो पड़ती है। सतीश अगले ही दिन शालिनी से शादी करने का फैसला करता है। अगले दिन सुबह होती है और सब लोग देखते हैं कि शालिनी घर से गायब है। उसे इधर उधर ढूंढा जाता है मगर वो नहीं मिलती। और उसके बाद शालिनी के बिस्तर के नीचे से एक चिट्ठी मिलती है। उसमें शालिनी ने लिखा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई है और उसी के साथ वो शादी करेगी। वो घर पर रहते हुए भाग नहीं सकती थी, इसलिए सतीश को इस्तेमाल करके वो इस घर में आई थी। धोखा, मेरे साथ धोखा हो गया। माँ, अब मैं क्या करूं? ये पढ़कर अंजू जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। देखा, प्यार सब लोग नहीं कर सकते। बाहर की सुंदरता देखकर पिघल जाने से ऐसा ही होता है। इसके बाद सतीश अंजू से माफी मांगता है। अंजू, मुझे माफ कर दो। मैं रूप के उजाले से अंधा हो गया था। आज मुझे पता चल गया है कि असली प्यार क्या होता है। बिमला भी अंजू से माफी मांग लेती है। मुझे भी माफ कर दो बहू, मुझसे भी गलती हो गई। हाँ, मैं माफ कर दूंगी, लेकिन तुम लोगों को वादा करना पड़ेगा कि ऐसा और कभी नहीं होगा। हाँ अंजू, मैं वादा करता हूँ, ऐसा अब कभी नहीं होगा। अंजू दोनों को माफ कर देती है। इसके बाद सतीश और बिमला दोनों बदल जाते हैं। दोनों अंजू से अच्छे बर्ताव करते हैं। कुछ दिनों बाद अंजू गर्भवती भी हो जाती है और सभी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। रामगढ़ नामक एक गांव में सुजीत नाम का एक किसान अपनी पत्नी उर्मिला और मां के साथ रहता था। अभी 2 महीने पहले ही उर्मिला ने एक बेटे को जन्म दिया था। बेटे के जन्म के बाद उर्मिला घर के कामों में ज्यादा व्यस्त रहने लगी। उसके पास सुजीत से बात करने का भी समय नहीं रह पाता था। रात में बच्चे के रोने की वजह से सुजीत और चिड़चिड़ा हो गया था। इसी कारण वो उर्मिला से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। एक रात, अरे उर्मिला, ऐसे चुप करा है, नहीं तो मैं कल से आंगन में सो जाऊंगा। तुम सो जाओ, मैं इसे बाहर ले जाती हूँ, आंगन में ठंडी हवा के बीच सो जाएगा। बहू, ला, मुन्ना को थोड़ी देर मुझे दे दे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुजीत का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। एक सुबह, अरे इतनी तेज बारिश हो रही है, आज खेत पर मत जाओ, रहने दो, खेत में पानी भरा हुआ होगा। घर रहकर क्या करूंगा है? कौन सा तेरे पास मेरे लिए समय? तू सारा दिन या तो रसोई में लगी रहेगी या मुन्ना को संभाले फिरेगी। कम से कम खेत पर जाकर थोड़ा मन ही बहला लूंगा। सुजीत गुस्से में खेत पर चला जाता है। बारिश तेज हो रही थी। खेत के सामने ही एक नदी बहती थी। सुजीत ने देखा एक लड़की नदी में कूदकर अपनी जान ले रही है। सुजीत को तैरना आता था। वो भी लड़की के पीछे नदी में कूद जाता है और किसी तरह उसे बचाकर किनारे पर लाता है। लड़की रोने लगती है, आपने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? ऐसा नहीं कहते। भगवान ने हमें जीवन दिया है, इसे हमें ऐसे खत्म नहीं कर देना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काजल है। काजल देखने में इतनी सुंदर थी कि सुजीत उसके रूप पर मोहित हो गया। वो बातें करती रही और सुजीत उसको देखता रहा। सुजीत के खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। सुजीत ने काजल को अपनी झोपड़ी रहने के लिए दे दी। अब तो रोजाना ही सुजीत खेत पर आता तो काजल के साथ घंटों बातें करता। काजल उसके लिए गरम गरम खाना बनाती और सुजीत बहुत चाव से खाता। धीरे धीरे सुजीत को काजल से प्यार हो गया और एक दिन उसने अपने मन की बात काजल से कह दी। काजल, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर मेरी पत्नी और बेटा भी है, तुम्हें इससे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? आपने तो मेरी जान बचाई है, मेरे इस जीवन पर आपका हक है, तो आपकी पत्नी बनकर मुझे बहुत खुशी होगी। काजल की बात सुनकर सुजीत बहुत खुश होता है और वो दोनों गांव के मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये बात जब उर्मिला और सुजीत की माँ को पता चलती है तो उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काजल उर्मिला की सौतन बनकर घर में आ जाती है। अब तो सुजीत हर वक्त काजल के साथ ही समय बिताता था। एक दिन सुजीत को किसी काम से बाहर जाना था। सास अपने कमरे में थी। उर्मिला मुन्ना का दूध गर्म कर रही थी। मुन्ना बाहर आंगन में झूले में सो रहा था। उर्मिला बाहर आई तो उसने देखा कि सांप मुन्ना के बराबर में बैठा है। वो चिल्ला पड़ती है, सांप सांप, कोई मेरे मुन्ना को बचाओ, माँ जी मुन्ना के झूले पर सांप है। क्या सांप?
हे भगवान, कहाँ है सांप? बहू, मुन्ना के झूले पर तो कोई नहीं है। लगता है तुम्हें धोखा हुआ है। इतनी देर में सुजीत भी घर आ जाता है और काजल अपने कमरे से बाहर आ जाती है। सुजीत, तुम्हारी पत्नी और माँ बहुत परेशान करती हैं। पता नहीं मेरे सोने का समय है और मेरी नींद खराब कर रही हैं। उर्मिला, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, जब काजल सो रही होती है उस समय कोई शोर नहीं करना, पर तुम हो कि मानती नहीं हो। माँ जी, मैंने सांप यही देखा था, मेरी आंखों का धोखा नहीं हो सकता। जब किसी इंसान की नींद पूरी ना हो तो हर तरफ सांप बिच्छू ही नजर आते हैं। बात आई गई हो जाती है, पर उर्मिला को उसके बाद भी 1-2 बार घर में सांप दिखाई दिया। वो इस बात से बहुत डर गई थी। एक रात उर्मिला के सामने एक ऐसी सच्चाई आ जाती है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे और उर्मिला मुन्ना को गोदी में लेकर आंगन में टहल रही थी, तभी उसकी नजर सुजीत के कमरे की खिड़की पर जाती है। सो जा लाल मेरे, सो जा मीठी मीठी। अरे, ये इतनी रात में काजल बिस्तर से क्यों उठ गई? ये मुंह में क्या चमकती चीज रख रही है? काजल नागिन बन गई? मैं ये सब क्या देख रही हूँ? एक नागिन मेरी सौतन बनकर आई है। ये सब क्या हो रहा है भगवान? मुझे सबको ये सच्चाई बतानी होगी। मेरा शक सही था, ये काजल ही थी जो मुझे नागिन के रूप में दिखाई दे रही थी। अब सबसे पहले मुझे इस मणि को अपने कब्जे में लेना होगा। उर्मिला घबरा जाती है। उसे सबकी जान का खतरा था, इसलिए वो इस बात को नहीं छुपाती और जब काजल किसी काम में लगी हुई थी वो उसकी मणि उठा लेती है। उर्मिला सास और सुजीत के सामने पूरी सच्चाई कह देती है, जिसे सुनकर काजल गुस्से में आ जाती है। ये औरत झूठ बोल रही है, ये हम दोनों से जलती है सुजीत, इसीलिए ये मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं कोई नागिन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी काजल हूँ। इस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो फिर ये क्या है? ये मणि तो तुम्हारी है ना, जिसे मुंह में रखकर तुम नागिन बनती हो। उर्मिला के हाथ में अपनी मणि देखकर काजल पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। ये मणि, ये तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे वापस करो, ये मणि मेरी है। काजल, इसका मतलब उर्मिला सच कह रही है, तुम एक नागिन हो? हाँ, मैं हूँ एक नागिन, पर आज ये उर्मिला मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मेरी मणि कोई नहीं लेगा। इतना कहते ही काजल उर्मिला के हाथ से मणि छीन लेती है और अपने मुंह में रखकर नागिन बन जाती है। इतनी देर में उर्मिला की सास गांव के सपेरे रघुवंश को बुलाकर ले आती है। रघुवंश अपनी बीन बजाने लगता है, जिसे सुनकर काजल नागिन के रूप में छटपटाने लगती है। सपेरा रघुवंश कुछ मंत्र पढ़कर उस नागिन को पिटारे में बंद कर लेता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इस नागिन को पकड़ लिया है, अब इसे दूर जंगल में छोड़ आऊंगा। बाबा, बस एक बार काजल से मैं बात करना चाहता हूँ, क्या आप उसे थोड़ी देर के लिए असली रूप में ला सकते हो? ठीक है, कल तुम लोग मेरे पूजा स्थल पर आना, वहां मैं इसे एक शीशे के संदूक में रख दूंगा ताकि अपने रूप में आकर तुम सबको कोई नुकसान न पहुंचा सके। अगले दिन सुजीत उर्मिला और अपनी माँ के साथ सपेरे के पूजा स्थल पर पहुंचता है। नागिन बनी काजल शीशे के संदूक में कैद थी। वो अपने रूप में आती है और सारी सच्चाई बताती है। तुमने ऐसा क्यों किया काजल? तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार में फूट डलवा दी। मैं तुम्हारी बातों में आ गया और अपनी पत्नी, माँ और अपने बच्चे से दूर हो गया। तुमने जैसा मेरे साथ किया वैसा कभी किसी के साथ मत करना। मुझे माफ कर दो, मैंने नफरत में ऐसा किया और नफरत ही सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने नाग के साथ तुम्हारे खेत पर बिल बनाकर रहती थी। तभी खेत की सफाई करते हुए एक किसान ने गलती से मेरे नाग को मार दिया। मैं उस किसान को नहीं पहचान पाई। शायद उसने वो खेत तुम्हें बेच दिया था, पर मुझे तो बदला लेना था। मेरे नाग की मौत इसी खेत पर हुई थी, इसलिए मैंने जब तुम्हें इस खेत पर काम करते देखा तो तुमसे बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया। पर जब तुमने मेरी जान बचाई तो मुझे देखा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने उस समय तुम्हें नहीं मारा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती थी, तुम्हारी पत्नी और परिवार को मार देना चाहती थी, पर हर बार तुम सब बच गए और उर्मिला के साहस ने ये सब होने से रोक दिया। अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी। मैं यहाँ से नागलोक वापस चली जाऊंगी और कभी नहीं आऊंगी। सुजीत, उर्मिला बहुत अच्छी पत्नी है, उसने तुम्हारी जान की रक्षा की है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहना। इतना कहते ही वो नागिन अपनी शक्तियों से वहाँ से अदृश्य हो जाती है। उस दिन के बाद सुजीत अपने आप को बदल लेता है और अपने परिवार और पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।